नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों को जबरदस्त कामयाबी मिली है। एलओसी पर बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। वहीं दो अलग अलग जगहों पर हुए मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल अभी तक 70 आतंकी मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई। पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। कुलगाम में हाईवे को उड़ाने की थी आतंकियों की साजिश। ये उन आतंकियों की तस्वीरें हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किए जा रहे हैं। खुफिया सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर एनकाउंटर शुरू हुआ था, कुलगाम और पुलवामा। दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर ढेर कर दिया। कुलगाम और पुलवामा में 2-2 आतंकियों को मार गिराया गया। कुलगाम में जिन 2 आतंकियों को मारा गया, उनका मकसद था हाईवे को उड़ा देना। सुरक्षा बलों को आतंकियों के इस नापाक मंसूबे की पहले ही जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने पहले से ही आतंकियों को निपटाने की तैयारी कर ली थी। कुलगाम के जदोरा इलाके में नेशनल हाईवे पर हमला करने की योजना थी। सुबह करीब 3 बजे मारुति कार को सुरक्षा बलों की चेकपोस्ट की तरफ बढ़ते देखा गया। चेकपोस्ट से उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की। रोकने पर उन्होंने गाड़ी से निकलकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करते हुए आतंकी जंगल की तरफ भागे। सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों ही आतंकियों को मार गिराया गया। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक जेडर है जो नेशनल हाईवे के बहुत नज़दीक है। वहाँ खबर था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट आज उसको एनएच पर अटैक करना था, तो आर्मी और कुलगाम पुलिस ने मिलकर एक एम्बुश लगाया और एम्बुश में दोनों टेररिस्ट मारे गए। दोनों लोकल टेररिस्ट है और एलईटी से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलवामा में भी जिन 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, उनका संबंध लश्कर तैयबा से है। पुच्छल गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन में पूरे गांव को घेर लिया गया। आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की गई, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा में भी मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय हैं और उनका संबंध लश्कर तैयबा से है। पुच्छल एक विलेज है, वहाँ भी खबर था कि 2 टेररिस्ट है, तो वहाँ पर पुलिस, सीआरपी, आर्मी ने मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद उन्होंने सरेंडर करने कहा गया। दोनों मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया। बाद में अंदर से फायरिंग आया, फायरिंग का जवाब दिया गया। उस इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारे गए। ये दोनों भी लोकल टेररिस्ट है और एलईटी से रखते हैं वास्ता। इसके अलावा एलओसी पर भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को उस वक्त ढेर कर दिया जब वो भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। बुधवार की सुबह नौशेरा सेक्टर में 3-4 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना की सर्विलांस टीम ने आतंकियों की घुसपैठ पकड़ ली। घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया और फायरिंग शुरू कर दी। एलओसी पर एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। पाकिस्तान से एक टेररिस्ट का दस्ता नौशेरा सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना के चौकस जवानों ने अपने सर्विलेंस ग्रिड और फायर के द्वारा उन्हें न्यूट्रलाइज करा। फायर फाइट के अंदर एक आतंकवादी मार गिराया गया तथा उसका मृत शरीर भी हमने प्राप्त किया है। सेना ने इस आतंकी के पास से हथियार भी जब्त किए हैं। इनमें एक AK-47 राइफल, इसकी 4 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को सपोर्ट देने के लिए फायरिंग नहीं की गई, यानी सीज फायर का पालन किया गया और इसे तोड़ा नहीं गया। वरना आमतौर पर ऐसी घुसपैठ को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान सेना सीज फायर तोड़कर फायरिंग शुरू कर देती है। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में भारतीय सुरक्षा बलों को कई बड़ी कामयाबियां मिली हैं।
न सिर्फ 5 आतंकी मार गिराए बल्कि नेशनल हाईवे पर हमले की साजिश और एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश दोनों को नाकाम कर दिया। इस साल अब तक 70 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। कल ही हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के बेहद पुराने और टॉप कमांडर महराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को मारा गया। महराजुद्दीन कश्मीर घाटी में कई आतंकवादी वारदातों में शामिल था। तो आपने ये रिपोर्ट देखी कि पाकिस्तान किस तरह भारत की जमीन पर आतंक को पाल पोस रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते मुंह की खानी पड़ रही है। उधर पाकिस्तान को पीओके में भी मुंह की ही खानी पड़ रही है। इसी महीने वो पीओके में चुनाव करवा रहा है, लेकिन इससे पहले ही बड़े पैमाने पर पीओके में पाकिस्तानी सेना और सरकार का विरोध शुरू हो गया है। आरोप यह है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं कराए जा रहे हैं और इसके लिए पीओके के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मदद मांगी है। Selection boycott. Selection boycott. Selection boycott. पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ ये नारे पीओके में लग रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। पाकिस्तान की दखलंदाजी से ये लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। Selection boycott. Selection boycott. Selection boycott. दरअसल पीओके के लोग ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि पाकिस्तान उनके साथ दगाबाजी कर रहा है, उन्हें अपना गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा है। पिछले कई दशकों से पाकिस्तानी सेना और सरकार पीओके पर कब्जा करना चाहती है, इसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो तकसीम कश्मीर के एजेंडे पर मोहर साबित करे। यानी गिलगित से ये कोशिश की गई है। आपने देखा कि वहाँ असम्बली से ये करारदाद मंजूर करवाई गई कि जी इसको सूबा बनाया जाए। अब इस असम्बली से भी एक करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। दरअसल इस विरोध की जड़ में यहाँ कराए जा रहे चुनाव हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार मिलकर सिर्फ नाम के लिए चुनाव करा रही है, जिससे दुनिया को दिखा सके कि पीओके के चुनावों में उसकी जरा भी दखलंदाजी नहीं है, जबकि है बिल्कुल उल्टा। 25 जुलाई को यहाँ पर चुनाव होना है। पीओके के लोगों का आरोप है कि चुनाव के नतीजे पहले से ही फिक्स हैं। पाकिस्तान चुनाव में अपने मन मुताबिक उम्मीदवार को जिताएगा। स्थानीय नेताओं को चुनाव लड़ने से ही वंचित किया जा रहा है। गंडापुर जो है वो मीरपुर में खड़े होके वो कह रहा है कि आप मुझे 1 वोट दो, मैं 1 वोट का 1 करोड़ रुपया आपको दूंगा। इससे पहले गिलगित के इलेक्शन में भी उसने यही हरकत की और अब वो यहाँ आकर वो कश्मीरियों की भी तजलील कर रहा है, वो जमहूरियत की तजलील कर रहा है और वो ये साबित कर रहा है कि ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन एक मखसूस जमात को और एक मखसूस टोले को जितवाने के लिए और अपनी मर्जी का एजेंडा जो है वो मुसल्लत करने के लिए यहाँ करवाए जा रहे हैं। इसलिए हम इस तरह के नाम नहाद जो इंतखाबात हैं जो जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ इलाके पाकिस्तान के हामियों को हिस्सा लेने की इजाज़त है और जिनको एजेंसियाँ क्लियर करती हैं उनको हिस्सा लेने की इजाज़त है, हम उनको टोटली मुस्तरद करते हैं। ये फ्रॉड इलेक्शन है। दरअसल पाकिस्तानी चाल से पीओके के निवासी अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। पाकिस्तान कहने को पीओके को आजाद कहता है, लेकिन दरअसल इसकी पूरी कमान पाकिस्तान ने अपने पास रखी है। वो हमेशा यहाँ कठपुतली सरकार ही चुनता है, जिससे उसे विरोध का सामना न करना पड़े। इसका यहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इनका साफ साफ आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार और एजेंसियां उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने की मंजूरी दे रही हैं जो उनके अपने लोग हैं। विरोध कर रहे इन लोगों ने मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार की है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि वो इस चीज़ पे ख़ास कर जो है वो नज़र रखें कि ये जो पाकिस्तान के वज़ीर यहाँ आकर एक मुतनाज़िया इलाके में एक मखसूस पार्टी की मखसूस उम्मीदवारों की कैंपेन चला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि फ़लाँ आदमी वज़ीर आज़म है और आप उसके साथ हो जाएं और फ़लाँ जीतेगा आप उसके साथ हो जाएं, ये कोई इलेक्शन नहीं है। टोटली हम इसको मुस्तरद करते हैं और हमारा मुतालबा ये है कि इलेक्शंस के बजाय यहाँ से फ़ौजों को निकाला जाए।
भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान पीओके में जुल्म करता है, लोगों को उनके अधिकारों से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जमीन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग देने में करता है। लेकिन धीरे धीरे पीओके के लोगों को सच समझ आने लगा है। इसी का नतीजा है कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद मुख्तार। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है और पीओके में पाकिस्तान की कैसे, जिसे कहा जाए कि लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया है। अगली जो खबर है वो हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। आम आदमी परेशान है क्योंकि कमाई तो बढ़ नहीं रही। कोरोना की वजह से कारोबार का भी बुरा हाल है और ऐसे में महंगे होते पेट्रोल डीजल, महंगी होती सब्जियां, महंगी होती जा रही रसोई गैस आम आदमी की मुसीबतें जरूर बढ़ा रही है। बुरा हाल है जी यहाँ पे। क्या करे, इतनी महंगाई हो रही है ना, पूछिए मत। बहुत महंगा हो रहा है, हम लोग के लिए बहुत दिक्कत वाली ये चीज है। हम लोग के लिए, मीडियम फैमिली के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या करें, आम जनता को चलना तो है ना। पर कोई लगाम लग ही नहीं रहा है, फ्यूल खर्ची बढ़ रहा है। भाई गलत है ना ये, कभी कभी रेट बढ़ जाते हैं। महंगाई पे तो असर पड़ता है, काम धंधा है नहीं तो महंगाई पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत बुरी हालत है क्योंकि ये सारा फैमिली का बजट खराब हो जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि पूछो मत। पेट्रोल चलाने का मन ही नहीं करता गाड़ी, पर क्या करें, मजबूरी है। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God. पेट्रोलियम मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान से हटकर हरदीप पुरी के पास आ गया। मंत्री बदल गए लेकिन नहीं बदली तो आम लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी पेट्रोल डीजल की कीमतें। एक बार फिर इनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त सेंट्रल दिल्ली की दिखा रहे हैं और बीते दिन यानी बुधवार को भी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। कई राज्यों की तरह दिल्ली में भी पेट्रोल 100 के पार है। तो इस बार की बढ़ोतरी के बाद देश के महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी हो गई है आपको बताते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे और डीजल 89 रुपए 62 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 59 पैसे और डीजल 97 रुपए 18 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 37 पैसे और डीजल 94 रुपए 15 पैसे। और कोलकाता में पेट्रोल 100 रुपए 62 पैसे और डीजल 92 रुपए 65 पैसे का हो गया है। लगातार जिस तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी करती नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो सभी ज़रूरतों की चीज़ें भी उसी के साथ में महंगी हो जाती हैं। आम आदमी का जो बजट है उसी के अनुसार कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, उसकी वो अपनी पॉकेट छोटी करनी पड़ती है। लगातार जो दाम बढ़ते जा रहे हैं 100 के पार, दिल्ली में भी पेट्रोल का दाम हो गया है। मुश्किलें कितनी हो रही हैं एक आम आदमी के? मैडम बहुत मुश्किल हो रही है, बात पूछो। गरीब इंसान क्या करेगा, खाएगा क्या? जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान सिर्फ आम आदमी को ही होना है। तेल की कीमतों के बढ़ने का असर सिर्फ बाइक या कार चलाने वालों पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि इससे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई और चीजें भी महंगी हो जाती हैं। तेल की कीमतों का सीधा संबंध सब्जियों, राशन या फिर रोजाना इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों से है। तेल की कीमत बढ़ेगी तो इनकी कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि इन सबके ट्रांसपोर्टेशन के लिए तेल का ही इस्तेमाल होता है। इसलिए महंगा तेल कई तरह से आम लोगों की जेब काटता है। बहुत दिक्कतें हो रही है, काम धंधे वैसे है नहीं, लॉकडाउन की वजह से ऊपर से पेट्रोल डीजल, उसका महंगाई पे तो असर पड़ेगा सीधा सा। एक्सपोर्ट है, आना जाना, ट्रांसपोर्ट, मार्केट जीना हराम हो रखा है बिल्कुल। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस ओर जरा ध्यान दिलवा, तो ये पेट्रोल जो आम चीज़ें जो महंगी हो रही हैं तो उससे ज़रा आप लोग याद दिलावा। अभी तो ये हाल हो गए हैं कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर काम में पेट्रोल का काम पड़ता है और आप खुद ही देख रहे हैं 97 लखनऊ में पहुंच चुका है और मुंबई में सेंचुरी पार हो चुकी है। जिस तरह का ये है तो मतलब सरकार को जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ टैक्स में करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हम लोग का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। मोदी सरकार में नए पेट्रोलियम मंत्री बनते ही कीमतों में फिर एक बार उछाल हुआ है और हम यदि भोपाल की बात करें तो भोपाल में
फिर आज जो पेट्रोल के नए रेट हैं उनमें 36 पैसे का इजाफा हुआ है। कल जो पेट्रोल 108.58 का मिल रहा था वो आज 108.94 रुपये का मिल रहा है और जो डीजल 98 रुपये 36 पैसे का मिल रहा था वो 98 रुपये 40 पैसे का मिल रहा है। इसमें भी करीब 10 पैसे का इजाफा हुआ है। सुकून की बात बस सिर्फ यही है कि डीजल और पेट्रोल में सिर्फ अभी 10 रुपये का फ़र्क बचा हुआ है। यदि 108 रुपये का पेट्रोल है तो 98 रुपये का डीजल है और लोग परेशान हैं इन तमाम जिस तरीके से लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं। मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि सीएनजी और घरों की रसोई में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी भी महंगी हो गई है। यानी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल और घर में खाना बनाना दोनों महंगे हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 90 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई। वहीं पीएनजी के दाम में 1 रुपए 25 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब सीएनजी 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलो और पीएनजी 29 रुपए 66 पैसे प्रति स्क्वायर क्यूबिक मीटर हो गई है। महंगाई की मार केवल डीजल, पेट्रोल या सीएनजी के दामों पर ही नहीं है। पिछले दिनों रसोई गैस का सिलेंडर भी 25 रुपये महंगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आम जनता चारों तरफ महंगाई की चक्की में पिस रही है और इस बार उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो देश पर महंगाई की चौतरफा मार। सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, सब्जी महंगी हो गई है, खाने पीने का सामान महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। तो रविशंकर प्रसाद की जगह आज अश्विनी वैष्णव, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने देश के नए आईटी और संचार मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है और पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने ट्विटर की मनमानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्विटर विवाद में सरकार के स्टैंड को साफ करते हुए नए आईटी मंत्री ने साफ कर दिया है कि देश के कानून से ऊपर कोई नहीं, हर किसी को देश का कानून मानना ही पड़ेगा। अंकित गुप्ता ने अश्विन वैष्णव से बात की, सुन लेते हैं। अश्विनी वैष्णव अब जो है यहाँ पर आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की भी। तो फिलहाल रेल मंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी जो है मिली हुई है। सर, बड़ी जिम्मेदारी गई है रेलवे आईटी कम्युनिकेशन। किस तरह से देखते हैं, खासकर आपका प्रोफाइल देखे हम तो बड़ा ही इम्प्रेसिव है, तो क्या उम्मीदें की जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है देश की सेवा करने की। इसके लिए उनका मैं बहुत आभारी हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे क्षमता से जितना काम होगा उतना मैं करूंगा। सर, आईटी मिनिस्टर के सामने सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट था ट्विटर के साथ जो पैच चल रहा है, कैसे निपटारा करेंगे? क्या लाइन रहेगी उस पर? गाइडलाइंस को लेकर के जो विवाद चल रहा है, आपके सारे के सारे प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों में आपका जवाब है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों में उसका जवाब है। सर, आप जवाब बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बता दीजिए क्या। मैं आपके साथ डिटेल में बैठूंगा, डिटेल में बैठ के आपके साथ चर्चा करूंगा। कब तक फॉलो करेंगे? तो कानून वो बार-बार फॉलो नहीं कर रहे हैं। कानून के साथ देश के कानून के साथ सभी को उसका पालन करना चाहिए। जो देश का कानून है, देश का कानून सबको पालन करना चाहिए। लेकिन डेडलाइन तो निकल के तब भी नहीं कर रहे हैं वो। ये है मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, उसके साथ ही में उनके पास में आईटी मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बातचीत के दौरान कही है, और फिर उन्होंने भी वही चीज कही है कि देश का कानून है उसका पालन करना सभी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो कोई भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई भी शख्स। तो मंत्री जी का साफ साफ कहना है कि देश का कानून सभी को मानना होगा। तो चलिए मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जमकर बवाल हो रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों से हिंसा की तस्वीरें मिल रही हैं। कई जगह उम्मीदवारों पर गोली चली है, पर्चे फाड़े गए हैं और लाठीचार्ज भी हुआ है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। गोरखपुर में नामांकन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी वंदना सिंह और उनके समर्थकों पर पहले से मौजूद भीड़ ने हमला बोला। भीड़ ने प्रत्याशी समर्थकों के साथ मारपीट की। करीब आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे से पर्चा छीना गया। यहां से उनकी पत्नी सूर्यमती देवी निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख है। इस बार वे एसपी की उम्मीदवार हैं। इटावा जिले के भरतना की अगर बात करें तो बीडीसी उम्मीदवार के बेटे कोमल यादव पर गोली चली। वहीं बिजनौर में कई अफसरों की मौजूदगी में केंद्र से पर्चा छीनकर लोग भाग गए। सीतापुर में निर्दलीय उम्मीदवार पर गोली चली, जबकि झांसी में नामांकन के दौरान जमकर पथराव हुआ। उसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा।
राज्य के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि पर्चा भरने पहुंचे, उसी में गोलीबारी हो गई, मारपिटाई हो गई, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, कई जिलों में लाठियां चलानी पड़ी। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व स्पीकर पांडे से पर्चा छीन लिया गया। भरतना इटावा की तस्वीरें देखिए, बिजनौर, सीतापुर, झांसी। ये तो नामांकन के दौरान बवाल हुआ है, तो चुनाव का सोचिए। तो अब आपको दिखाते हैं इटावा में हुए बवाल की तस्वीरें। इटावा के भरथना ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र दोहरे और उनके साथी कोमल यादव पर कातिलाना हमला बोला गया। कोमल बीडीसी सदस्य का बेटा है। हमले की ये घटना तब हुई जब राघवेंद्र दोहरे कोमल यादव के साथ भरतना आ रहे थे। कोमल यादव को गोली मारी गई। 10 से 12 लोगों ने दी इस वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से घायल कोमल यादव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरतना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन भरने के दौरान ये गोलीबारी हुई। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भी मिली, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर दिन दहाड़े गोलियां चली। थाने से 50 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे पर गोलियों की तड़तड़ाहट और हथगोलों के धमाके की गूंज आप सुन सकते हैं। हथियारों से लैस दबंगों ने निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी के समर्थकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और हथगोले भी दागे। इस हमले में मुन्नी देवी का समर्थक अखंड प्रताप सिंह जख्मी हुआ है। हंगामे के बाद डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह, एएसपी समेत कसमंडा ब्लॉक मुख्यालय पहुंच गए। तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें, नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं और इस तरह से गोलीबारी हो रही है। यूपी के बस्ती जिले की अगर बात करें तो वहां बीजेपी के बागी और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने रघुनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी के बागी रमेश बहादुर सिंह भी मैदान में उतरे हैं। इस शोरगुल को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर की हिंसक की झड़प रही होगी। नामांकन से पहले दोनों नेताओं के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। ये देखिए आप, जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। ये बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी के बागी आपस में भिड़ गए। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब सिद्धार्थनगर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे से पर्चा छीन लिया गया। यहां से उनकी पत्नी सूर्यमती देवी निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं और इस बार फिर वे समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर्चा छीन लिया गया। तो इस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से मिल रही हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ये जमकर हंगामा हो रहा है और ये तो सिर्फ नामांकन भरा जा रहा है, तब ये स्थिति है। तो सिद्धार्थनगर की तस्वीरों के बाद अब बहराइच की बात कर लेते हैं। यहां भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जबरदस्त हंगामा, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये लाठीचार्ज हुआ। नामांकन के दौरान ये पूरा बवाल। डॉक्टर साहब अंदर है, अंदर डॉक्टर साहब अंदर है, क्या चला है? तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जो हैं वो बहराइच से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे स्थिति जान लेते हैं। संजय त्रिपाठी, बड़ी विकट तस्वीरें हैं जहां से देखिए लाठीचार्ज हो रहा है, पर्चा छीना जा रहा है, गोलीबारी, बम धमाके चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में ये स्थिति, तो कैसे चुनाव हो पाएगा? देखिए शोभना, 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले जो मुख्य दल हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो जिला पंचायत के चुनाव में कूदे हैं और दोनों की भी सीधी टक्कर नज़र आ रही है। वहाँ टकराव के मामले सामने आ रहे हैं। जो आपने पहले भी देखा होगा, जब जिला पंचायत अध्यक्षी का नामांकन होना था तब भी आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया था कि उनके जो पदाधिकारी हैं, जब वो पर्चा दाखिल करने गए तो उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, पुलिस के प्रभाव से रोका गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है।
इसी तरह की तस्वीरें आज जब नामांकन होना है ब्लॉक प्रमुखों का, क्योंकि 825 ब्लॉक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनमें बीडीसी मेंबर्स को वोट देना है, तो जो पर्चा दाखिल करने के लिए ब्लॉक प्रमुख के लिए जा रहे हैं, आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी कि उनके लोगों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रस्तावक हैं उनसे अभद्रता की जा रही है। और यही तस्वीरें जो आपने अभी दिखाई, पूरे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जिलों की अगर बात करें तो कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हर जगह आई हैं। आरोप सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। बहराइच जहां में आप बने रहिए, पर भी आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, आप बने रहिए। और क्योंकि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक के चुनाव पर जो घमासान मचा हुआ है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, उनका कहना है कि यूपी में पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है और बीजेपी के राज में यूपी में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुन लेते हैं उनको। उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। वहां पे लगातार जिस तरह से तांडव देखने को मिल रहा है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी जिस तरह से हिंसा देखने को मिल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पे हावी हैं और सरकार प्रशासन उनका सपोर्ट करता नजर आ रहा है, प्रशासन भी उनके साथ मिलके समाजवादियों को विपक्ष पे टूट पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संजय त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय त्रिपाठी, देखिए राजनीति तो चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? इस तरीके से कैसे गोलीबारी हो जा रही है, छीना झपटी हो जा रही है? यही आरोप समाजवादी पार्टी शोभना लगा रही है कि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह की अराजकता हो रही है तो आखिरकार कैसे हो रही है। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार जानबूझ करके इस तरह की कार्रवाई कर रही है जिससे कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर चुनाव जीत जाएं। और जैसा कि मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, शहरी वोटर ज़्यादा वोट करते हैं, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जब विधानसभा चुनाव होना है तो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जगह उनकी मौजूदगी हो, ये कोशिश करने का आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। और जैसा कि ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो, एक गांव के चुनाव होते हैं, गांव की सरकार चुनी जाती है, तो अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो मैं फिर आपका रुख करूंगी। मातृभूमि में अगली खबर बिहार से, जहां जेडीयू को लेकर क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने के बाद से पार्टी के अंदर मतभेद की बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह मंत्री नहीं बनने की वजह से काफी नाराज हैं। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर अपने मंत्री को बधाई भी नहीं दी, जिसके बाद से विवाद को हवा मिली। जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कल मंत्री पद की शपथ ली। आज उन्होंने इस्पात मंत्रालय जाकर कामकाज भी संभाल लिया। अब चर्चा ये चल रही है कि मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं, लेकिन बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि आरसीपी सिंह अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे। तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है जेडीयू में, यही बड़ा सवाल। नीतीश कुमार ने बधाई भी नहीं दी आरसीपी सिंह को। क्या अध्यक्ष पद छोड़ेंगे आरसीपी सिंह? ललन सिंह की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे अब नीतीश कुमार? कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, किसी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा तो किसी का प्रमोशन हुआ, लेकिन लंबे वक्त से इस एक्सपेंशन में, इस मंत्रिमंडल में बड़ी हिस्सेदारी की मांग कर रही जेडीयू को आखिरकार सांकेतिक तौर पर हिस्सा बनकर क्यों समझौता करना पड़ा। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो सवाल यह है कि कई नेताओं ने, कई आपके यहाँ जो जिनके नाम आ रहे थे, जिनके कयास लगाए जा रहे थे, उन लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लिया, कुर्ते सिलवा लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सिर्फ एक मंत्री बने। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का जो गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है, पूरे विश्वास का है, पूरे निष्ठा के साथ हमारी पार्टी एनडीए के साथ है और पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि तो क्या आप लोगों ने एक ही मंत्री पद की मांग की थी? ऐसा कभी नहीं है। हम लोगों ने ऐसा हमारा न कभी नेता मांग किए, न हम लोगों ने मांग किया कि इसको कितना मंत्रालय मिलना चाहिए और कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए। ये तो विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। हम लोग विश्वास के साथ काम करते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक जाति के हैं, बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं वो उसी जाति के हैं, और केंद्र में जो जेडीयू के एकमात्र मंत्री बने हैं वो भी एक जाति के हैं। ये जातीय समीकरण का जो खेल है या जातीय समीकरण का जो आंकड़ा है, मैं कहूँगी, इससे क्या
जेडीयू में फूट देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक ही जाति पर सवाल। जाति पर क्या सवाल उठाते हैं? आप देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण पद पर हम जिम्मेवारी में हम बैठे हैं, जवाबदेही हमको मिला है प्रदेश अध्यक्ष, और कितने कम उम्र के हमें इस जगह पर हमको बैठाया गया है। तो जाति के सवाल उठाते हैं। हमारे नेता जो है समाज के सभी तबके के लेके एक साथ में एक सूत्र में बांध करके चल रहे हैं। यहाँ जाति का फैक्टर नहीं, ये तो एक निर्णय होती है और सब लोग की भागीदारी हमारे यहाँ मिलता है। एक निर्णय होती है और निर्णय के तहत हम लोग विश्वास के साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश कुमार, माफ कीजिए, प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं पटना से। प्रकाश, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या सब कुछ ठीक है जेडीयू में, और क्या आरसीपी सिंह अब पद छोड़ेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जेडीयू के? शोभना, एक बात तो तय है कि पार्टी के अंदर और बाहर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सही बात है कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और अब उन पर पार्टी के अंदर से दबाव बनेगा कि एक पद, एक मंत्री एक पद के हिसाब से, एक व्यक्ति पद के हिसाब से उन्हें वहां पर अध्यक्ष पद छोड़ना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका दावा है कि 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है। और इधर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी अब आगे बढ़ रहे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि अगला अध्यक्ष वो बन सकते हैं, ललन सिंह बन सकते हैं, क्योंकि केंद्र में सिर्फ एक मंत्री पद मिला है। तो अब ये देखना होगा कि ये लड़ाई कहाँ जाती है। उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू के, उन्होंने ये कहकर और ज्यादा जो तलखी है वो बढ़ा दी है कि 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। तो अब ये देखना होगा कि आखिर इस पर कैसे और नेता रिएक्ट करते हैं, क्या होता है आगे। बिल्कुल, और नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर से बधाई भी नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं ये मामला उलझता हुआ फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।